1933 में जिस इज़राइल के पास सिर्फ उसकी 12% आबादी थी और सिर्फ जिसका 3% ज़मीन पर कब्ज़ा था, 1948 के ख़त्म होने तक फ़लस्तीन को इज़राइल तबाह कर देता है और वहाँ के 80% ज़मीन पर इज़राइल का कब्ज़ा हो जाता है। दोस्तों, आज एक ऐसी हकीकत से मैं आप तमाम को वाकिफ़ करवाना चाहता हूँ जिसका ज़िक्र मीडिया में बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। इज़राइल और फ़लस्तीन के मसले में इज़राइल को मज़लूम बताया जा रहा है, जबकि फ़लस्तीन पर इज़राइल का हक़ छीनने का कहीं ना कहीं इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। दोस्तों, आपको एक चीज़ समझनी होगी कि यहूद और नसारा पे ये जितने भी जिविश हैं, इन तमाम पे ये यहूदियों पर जुल्म जो हुआ है वो रशियन कंट्रीज़ हैं या फिर जो रशियन एम्पायर था उस ज़माने का, या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उनकी जानिब से हुआ है। लेकिन इस चीज़ को मीडिया ला कर के फ़लस्तीन की जानिब जोड़ देता है और ये कहीं ना कहीं से एक पिक्चर क्रिएट की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि भाई यहूदियों पर तो बहुत ज़्यादा जुल्म होता आया है, उनकी अपनी कोई कंट्री थी नहीं, इसलिए उन्हें अपनी एक कंट्री बनानी चाहिए। ठीक है, अगर कंट्री बनानी हो तो बनाए, लेकिन फ़लस्तीनियों का हक़ छीन करके उन्हें ही बेघर करके ये लोग कंट्री किस तरह से बना सकते थे। 1948 15 मई का दिन था जब 7.5 लाख फ़लस्तीनियों को अपना ही घर छोड़ करके दूसरे मुल्कों को भागना पड़ा था। यहूद और नसारा ने उन पर इतनी जुल्म और ज़्यादतियाँ की थी। दोस्तों, नक़बा का जिक्र कहीं पर भी नहीं किया जाता, जबकि ये तारीख़ का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। कई लोग इससे वाकिफ़ नहीं होंगे। एक तारीख़ का बहुत बड़ा हिस्सा है नक़बा, जिसमें 531 फ़लस्तीन के गाँवों को तबाह कर दिया गया और हर एक गांव में इनकी इज़राइल की मिलिट्री जाती थी और मुसलमानों पर अंधाधुंध फायरिंग करती थी। कई गांव के गांव इन्होंने बर्बाद कर दिए, मकानात को जला दिया, मकानात को आग लगा दी। लोग शहर छोड़ करके भागने लगे, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर, और आखिर में हालात ये हो गए कि फ़लस्तीनियों को अपना ही मुल्क छोड़ करके भागने पर मजबूर कर दिया गया। मैं आपके सामने चंद बातें रख रहा हूँ। ये तमाम तर चीज़ें शुरू होती है फरवरी 1947 से। ब्रिटिश कैबिनेट एक फ़ैसला लेती है जिसमें ये बताया जाता है कि अब ये जो मसला है फ़लस्तीन का, ये ज़रूरी हो गया है। फ़लस्तीन और इज़राइल के मसले में कोई एक फ़ैसला सुनाना बहुत ही ज़्यादा अहम बन चुका है। इस मसले में यूनाइटेड नेशंस को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस 9 महीने लगाती है कोई इसका सल्यूशन निकालने में, और आखिरकार जब सल्यूशन निकलता है तो बात बंटवारे की आती है कि ज़मीन पर जिनका कब्ज़ा था उन्हें 80% ज़मीन दे दी जाती है। ये इंसाफ किया गया उस वक्त फ़लस्तीनियों के साथ, 80% इन्हें दे दिया जाता है। फ़ैसला ये लिया जाता है 29 नवंबर 1947 को उन्हें आधी से ज़्यादा ज़मीन दे दी जाती है, जिसके बाद कंट्री का नाम वो लोग इज़राइल रखते हैं और फिर शुरू होती है वहाँ से फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ एक ऐसी साजिश का आगाज़ होता है जिसमें कई हज़ारों लोगों की शहादतें हो जाती है। लेकिन जो हिस्ट्री छुपाने की कोशिश की जा रही है वो लोग ज़रूर बेनकाब होते हुए कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। दिसंबर 1947 को एक ऐसा जेनोसाइड शुरू किया गया, जैसा कि मैंने बताया कि 531 गांव थे। उन तमाम गांवों में डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट जा कर के वहाँ के फ़लस्तीनियों को मारना, उन्हें काटना, और फिर कई लोगों को दीवारों के किनारे ठहरा के उन्हें मशीन गन से शूट कर देना और लोगों को जला देना, उनके मकानात पर कब्ज़ा कर लेना, लूट लेना, ये तमाम तर चीज़ें इस साजिश का हिस्सा रही। उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर बने, इज़राइल का जो प्राइम मिनिस्टर बना बेन गुरियन, उसने कहा कि फ़लस्तीनियों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो उन्हें अरेस्ट होना पड़ेगा या फिर उन्हें मुल्क छोड़ करके जाना होगा। ये 2 रास्ते हैं। अब इनमें एक रास्ता उनके लिए आसानी वाला यही है कि फ़लस्तीनी जो हैं वो मुल्क छोड़ करके चले जाएं। शुरुआत में जब 1948 के शुरुआत में जब फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, हज़ारों की तादाद में उन्हें मारना काटना शुरू किया गया। लेकिन उसके बाद 9 अप्रैल 1948 एक ऐसा दिन आया जब बाकायदा इज़राइली आर्मी जो थी वो देर यासीन एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर दाखिल हो जाती है, जिसके बाद वहाँ के लोगों को बेइंतहा मारा जाता है, उन्हें काटा जाता है, बल्कि उन्हें मशीन गन से भून दिया जाता है, सीरियल वाइज खड़ाया जाता है और उन्हें मशीन गन से भून दिया जाता है। आपको याद होगा कि हिटलर ने जिस तरह यहूदियों को मारा था, उसी तरह यहूदियों ने भी
फ़लस्तीनियों को मारा है, लेकिन इस बात को छुपाया जाता है और इज़राइल का जो एक रोना है हमेशा की तरह कि हम पर जुल्म हुआ, हमें मारा गया, हमें मारा गया। इज़राइल जितने फ़लस्तीनियों को मारता है इस बात का जिक्र नहीं करता है। आपको याद होगा जो 2014 में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जिसमें तकरीबन 2000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को इज़राइल ने मार दिया, जबकि इज़राइल के 50 सैनिक और सिर्फ 6 शहरी मारे गए थे, लेकिन इज़राइल ने 2000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को मारा। फिर भी उसके बाद इज़राइल रोता है कि हम पर जुल्म होता है, हम पर जुल्म होता है। इज़राइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, इज़राइल के पास हर वो चीज़ है, उसके बावजूद भी इज़राइल का रोना बंद नहीं। उस वक्त बचने वाले उन तमाम जो गांव में इज़राइली फ़ौज ने जाके कार्रवाई की थी, जहां पर हज़ारों मुसलमानों को खड़ा करके मशीन गन से भून दिया गया था, वहीं पर फ़हीम ज़ैदान नाम का एक लड़का उस वक्त था। जैसा कि हमने बताया कि दीवार के पास तमाम बच्चों को भी खड़ा कर दिया गया, ख़वातीन का, मुस्लिम ख़वातीन का, फ़लस्तीनियों का रेप किया गया, उनकी इस्मत रेज़ी की गई। उसके बाद बच्चों को खड़ा करके तमाम बच्चों को शूट किया जा रहा था। उससे पहले ज़ईफ़ हज़रात को शूट किया जा रहा था। एक बूढ़े शख्स को मार देते हैं। फ़हीम ज़ैदान का ये पूरा स्टेटमेंट है बाकायदा। फ़हीम ज़ैदान बताते हैं कि एक बूढ़े शख्स को गोली मारी गई, उसके बाद जब उनकी किसी बेटी ने रोना शुरू किया तब उसे मार दिया गया। उसके बाद मेरे भाई को मार दिया गया, वहाँ से खातून आती है उसे मार दिया जाता है। तमाम तर ये जुल्म और ज़्यादतियाँ की जाती है, लेकिन जब बच्चों को मारा जाता है, बच्चों को गोलियां मारने के बाद फ़हीम ज़ैदान को मरा हुआ समझ करके वो छोड़ करके चल जाते हैं, जबकि फ़हीम ज़ैदान इस सारे हादसे में बच जाते हैं। और फिर इन्होंने एक किताब में बाकायदा अपना एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया। इतना ही नहीं, उस वक्त का इजरायली प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम बेन गुरियन था, वो ऐसे ऐसे वेपन्स बनाने में आर्मी को मदद कर रहा था और बता रहा था कि ऐसे ऐसे वेपन्स बनाए जाएं जिससे आसानी के साथ फ़लस्तीनियों के गाँवों को जलाया जाए, उनके मकानात को जलाया जाए, एक्सप्लोसिव्स लगाए जाएं, और उसके साथ साथ बायोलॉजिकल वेपन्स को भी तैयार कराया जा रहा था। और आप जानते होंगे कि इसमें जो साथ उसका दे रहा था उसका नाम था कदज़ीर, जो बाद में वहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी बनता है इज़राइल का। और आपको एक और चीज़ ये बताते चलें कि वो लोग ने एक ऐसा जो है वेपन तैयार किया था जिससे वो लोग इंसानों को अंधा कर सकते थे। उनके पास एक ऐसा उन्होंने केमिकल तैयार किया था जिससे इंसानों को अंधा किया जा रहा था। पहले ये लोग इस केमिकल को, इस वेपन को, बायोलॉजिकल वेपन को जानवरों पर इस्तेमाल करते थे, जिसके बाद जब इसका रिज़ल्ट आना शुरू हुआ तो इन्होंने फिर फ़लस्तीनियों पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगर आपको याद होगा कि 18 अप्रैल को तिबेरियास जो फ़लस्तीन का एक इलाक़ा है, उस इलाक़े को मुकम्मल तौर पर बर्बाद करने का रास्ता हमवार कर दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत थी वहाँ पर। ब्रिटिश क्या करती है, एक मीटिंग अरेंज करती है और वहाँ के जो लोकल कमांडर्स होते हैं उन्हें बुलाती है और बुला करके बताती है कि हम सिर्फ 2 दिन में यहाँ पर से खाली करने वाले हैं, अभी हमारे अंडर में नहीं रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि क्योंकि ब्रिटिश जब वहाँ पर था तो ब्रिटिश के होने के बाद वो डायरेक्ट असॉल्ट नहीं कर पा रहे थे फ़लस्तीनियों पर। इसी तरह ब्रिटिश और इज़राइल का रिश्ता रहा। ब्रिटिश ने ये कह दिया कि भाई अब हम तो यहाँ पर रहने वाले हैं नहीं, तो एक इशारा ये दे दिया गया कि अब तुम फ़लस्तीनियों पर सीधा जुल्म कर सकते हो, उन्हें मार सकते हो, उन्हें जला सकते हो। फिर उसके बाद होना क्या था, उसके बाद वही हुआ। फ़लस्तीनियों को मारा गया, एक गांव का गांव तबाह कर दिया गया, जिस बात को तारीख़ के एक हिस्से में लिखा गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मीडिया इस चीज़ को भी छुपा रहा है।